Hello students, I am Omkar ji and I welcome to all of you on my platform महर्षि कोचिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर महर्षि कोचिंग में। विद्यार्थियों, मैं हूं ओमकार जी। मैं आज आपको जो है दैट के प्रयोग के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसके होते हैं, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही दैट का। अगर आपको बेसिक बिल्कुल भी नहीं पता है तो यहाँ पर लिखा है THAT, दैट माने वह है, और IS माने है। यह एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो दैट के साथ में चलती है। दोनों को मिला के दैट का यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट का प्रयोग। तो दैट का प्रयोग कहाँ, कब और किन परिस्थिति में आप कर पाएंगे, उसके लिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने पहले से। कब करते हैं दैट का प्रयोग, लिखा हुआ है दैट का प्रयोग एक वचन की नजदीक की वस्तुओं को इशारे के लिए, माफ कीजिएगा, दैट का प्रयोग एक वचन की दूर की वस्तुओं के लिए, दूर की वस्तुओं को इशारे के लिए किया जाता है। अब आप समझिए कि दैट का प्रयोग एक वचन की दूर की वस्तुओं को इशारे के लिए करते हैं। मतलब कि जिस वस्तु को आप इंडिकेट करेंगे वह वस्तु अकेली हो, एक हो, और आपसे दूर हो, जिसको आप टच ना कर पाए, इतनी दूर हो, तो आप उसको वह कह के बुलाएं। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अभी यहाँ से दूर वहां पे एक कूलर लगा हुआ है, मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ वह कूलर है। ठीक, इसके आगे बहुत और आगे जाएंगे तो एक पेड़ दिखाई पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा वह पेड़ है। तो जो चीज आपसे दूर हो, आप पहुंच से बाहर हो और अकेली हो, उसके लिए वहां पे जो है हम दैट का प्रयोग करते हैं इशारों के लिए। जैसे वह कुत्ता है, वह बिल्ली है, जो आपसे दूर है। आगे बढ़ते हैं। तो दैट का नियम क्या होता है, तो यहाँ पर हम इसका नियम जो बनाएंगे वो ये बनता है कि पहले तो लिखेंगे दैट। दैट के बाद आता है इज। इज के बाद आप उस वस्तु का नाम लेंगे जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम उसको नाम भी लिख सकते हैं, कोष्टक में वस्तु भी लिख सकते हैं, और मेरी इच्छा कहे तो मैं संज्ञा भी लिख सकता हूँ। कहीं कहीं आपको यहाँ पे लिखा हुआ कर्म मिल जाएगा, तो मैं उसको ये नाम ना दे करके, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने हिसाब से कि वह एक वस्तु है या एक संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा भी किसी चीज का नाम होता है। और मैं इसको नंबरिंग करूं तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है, पहले नंबर पे दैट है, दूसरे नंबर पर इज है, और तीसरे नंबर पर जो है आपके पास ये वस्तु होगी जिसके बारे में आप बात करेंगे। एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वह, अच्छा, कहीं कहीं ये मिलता है, वह एक किताब है। आमतौर पर मैंने यहाँ पे ये नहीं लिया हुआ है, क्योंकि हमेशा कोई भी नाउन हो एक वचन में होता है, तो एक की आवश्यकता महसूस होती है लगाने के लिए, वरना वो ऑलवेज एक वचन होती है। अगर ए है तो यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं प्लस नाम लगा करके, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वह एक किताब है, मान लीजिए हमारे पास ये वाक्य है। तो आप जब इसका अनुवाद बनाएंगे तो हो जाएगा दैट इज ए बुक। तो आप देखें दैट इज ए बुक। अब यहाँ पे ए भी आ गया है, तो यहाँ 3 नंबर भी हो जाएगा, 4 नंबर पर आपका चला गया ये नाउन। अब अगर मैं इसको आपको व्यवहारिक के तौर से पढ़ाना चाहूँ तो 3 फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। 3 फिंगर से इस्तेमाल करके हम इसको बहुत ही बेसिक तरीके से सीख सकते हैं। पहली फिंगर जो हमारी बड़ी है उस पे हम दैट रखेंगे, उसके बाद वाली अनामिका पे हम रखेंगे इज, और जो सबसे छोटी कनिष्ठिका होती है उस पे हम वस्तु का नाम लेंगे। तो फार्मूला बनकर तैयार हो जाता है दैट इज एप्पल, दैट इज बॉल, इसी प्रकार से दैट इज कैट, दैट इज डॉग, दैट इज एलिफेंट। अब आप ऐसे बढ़ते जाओ, जितने भी आपको वस्तु के नाम याद हो सब पे दैट इज लगा करके आगे बढ़ो। ये 2 नंबर हमारी जो होती है, पहली दूसरी उंगली जो होती है दैट इज, ये हमेशा सेम रहेंगे, ये वाला बदलेगा। तो इस प्रकार से आप फर्दर बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं दैट इज करके। ठीक है, अगर आप बना सकते हैं तो हमको बना के कमेंट जरूर करिएगा, भेजिएगा, हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है या कोई समस्या है तो हमसे एक बार जरूर कमेंट के माध्यम से जुड़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार।